ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी बाय दनियल सर। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको मैं पर डे सीटेट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और बता दूं आपको कि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिहाज से। अच्छा, इस क्वेश्चन का फ़ायदा ये रहेगा कि जो आपने तैयारी कर रखी है, तो इन क्वेश्चन के माध्यम से अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, किस स्तर तक आपकी तैयारी पहुंच चुकी है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में घंटे वाले बेल को प्रेस कर दें ताकि मेरे कोई भी नए वीडियो के अपडेट आते हैं तो आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेत के टीले पाए जाते हैं। निम्न में से किस स्थान पर रेत के टीले पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपसे हर बार कहता हूं कि सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि आपको जब तक उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप इस क्वेश्चन के आंसर को आप नहीं दे पाएंगे, नहीं दे सकते हैं। तो आपको वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस स्थान पर रेत के टीले पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है अबू धाबी, सी आपका है ईरान और चौथा आपका है इराक। सॉरी, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इराक होगा। तो आप बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या है कि यूएसए होगा, अबू धाबी होगा, ईरान होगा या फिर इराक होगा। तो आई होप कि अब तक आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स, बता दो जो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है बी, यानी अबू धाबी। तो अबू धाबी में रेत के टीले पाए जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है कि जानवरों की खाल पर डिजाइन पाए जाते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन पाए जाते हैं। तो आपके विकल्प यहाँ पर हैं जलवायु के कारण, दूसरा है बालों के कारण, तीसरा है ए व बी दोनों, चौथा है नन ऑफ दी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसमें से आपका सही विकल्प कौन सा है। आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। तो बता दो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है वो है सेकंड का बी, यानी बालों के कारण। तो फ्रेंड्स, जो जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वो उनके बालों के कारण होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि विचार विमर्श का महत्व है। विचार विमर्श का महत्व है। आपके विकल्प हैं मौखिक परीक्षाओं में, दूसरा है लिखित परीक्षाओं में, तीसरा है प्रयोगात्मक परीक्षाओं में, चौथा है ये सभी। तो अब आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सही विकल्प कौन सा होगा कि मौखिक परीक्षाओं के लिए महत्व है या लिखित परीक्षाओं के लिए या प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए या सभी के लिए। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं जो थर्ड का राइट आंसर है वो है मौखिक परीक्षाओं में, या फ्रेंड्स मौखिक परीक्षाओं में विचार विमर्श का महत्व है। मतलब जैसे जानते हैं कि आप जब आपका कोई ओरल एग्जामिनेशन होता है तभी वहाँ पे आप विचार विमर्श कर सकते हैं, क्योंकि आपका रिटर्न एग्जाम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आप अपना लिख रहे हैं बैठ के। तो जो विचार विमर्श होता है वो केवल मौखिक परीक्षाओं में होता है जहाँ पे आप ओरल देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है कि बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है। आपके क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो इस प्रकार है कि बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है। तो आपके जो विकल्प हैं वो हैं सतत मूल्यांकन, दूसरा है व्यापक मूल्यांकन, तीसरा है मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और चौथा है व्यक्तित्व मूल्यांकन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करेंगे तो आप इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, बता दो जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो है वो है व्यापक मूल्यांकन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, जैसे जानते हैं कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो वहाँ पे कई तरह के क्षेत्र होते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स का हो या फिर कोई और एक्टिविटी हो। तो जब बच्चे को जब कक्षा उन्नति करें या जब बच्चों का वर्गीकरण करें तो उसके हर एक पहलू को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे के जो क्षेत्र होता है वो अलग अलग होती हैं। बच्चों की इच्छाएं अलग अलग होती हैं। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है तो कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा होता है, कोई बच्चा क्रिकेट में अच्छा होता है। तो हमें बच्चे के हर एक पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल हम पढ़ाई की बात करें, बस केवल बच्चा क्रिकेट में अच्छा है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दें, ऐसा ना करें। हम लोग वहाँ पे पढ़ाई को के साथ साथ में हम लोग और फील्ड को भी देखें कि बच्चे की का जो इंटरेस्ट है वो किस क्षेत्र में है। तो आप समझ गए होंगे इसका कि राइट आंसर क्यों है व्यापक मूल्यांकन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है
कि गृह कार्य यानी होमवर्क के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार हैं कि गृह कार्य देना अति आवश्यक है, दूसरा है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, तीसरा है बच्चों को क्षमताओं के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, चौथा है गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को पढ़िए कि गृह कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। आपके विकल्प यहाँ पर हैं, गृह कार्य देना अति आवश्यक है, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बच्चों को क्षमताओं के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, और चौथा यहाँ पर है गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए एक चीज बता दूं आपको यहाँ पर कि जो सीटेट के जो क्वेश्चन होते हैं, जो इसके ऑप्शन होते हैं, इसमें कभी कभी क्या होता है कि आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे या उसके जो 3 विकल्प हैं उसी क्वेश्चन के, वो सारे सही होते हैं। बट हमको सबसे सटीक आंसर जो होगा ना वो देखना होता है इसके अंदर कि सबसे सही और सबसे उत्तम आंसर कौन सा है। क्योंकि कभी कभी किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही होते हैं, बट हमको सबसे नियरेस्ट पे पहुंचना होता है कि सबसे सटीक आंसर इसका कौन सा होगा। अब इसमें इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इसके 1 से ज्यादा ऑप्शन सही हैं, बट सबसे सही ऑप्शन कौन सा है हमें वहां पर पहुंचना है। तो देखिए जो आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है बच्चों को क्षमताओं के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। मतलब बच्चे जितना काम को कर सके ना, जिस काम को कर सके उसी हिसाब से हमें काम को देना चाहिए। मतलब आप मान लीजिए कि छोटा बच्चा है, उसको आपने बहुत सारा काम दे दिया, तो बच्चे घर पे कैसे काम करेगा, वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बच्चों को क्षमताओं के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो देखिए आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि स्कूल्स में क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा कि इतना टफ वर्क दे देंगे या फिर ऐसे इतने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दे देंगे कि बच्चा वो काम करने के लिए कैपेबल ही नहीं है, तो उसके पेरेंट्स को वहाँ पे लगना होता है, क्योंकि बिना पेरेंट्स के बच्चा वो कार्य खुद नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ देखिए इसके 2-3 ऑप्शन सही हैं, बट जो सबसे सटीक आंसर जो इसका होगा वो है बच्चों को क्षमताओं के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा छोटा, आपने उसको बहुत ढेर सारा काम दे दिया, बच्चा काम को कर ही नहीं पा रहा है। हमें जानना चाहिए कि बच्चे की लिमिटेशन कितनी है, बच्चा किस स्तर तक काम को कर सकता है। मतलब अभी आपने क्लास में पढ़ाया, प्लस माइनस आपने बच्चे को दे दिया कि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन करना है, बच्चा किसी भी केस में उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। या फिर आपने पढ़ाया कि इसको 2 डिजिट्स को ऐड कैसे करते हैं, आपने इसको 5 डिजिट का दे दिया एडिशन, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। तो हमें उस पहलू को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे की क्षमता कितनी है। तो आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपके हैं कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, और चौथा है भाषा का शिक्षण। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये, और आई होप कि अब तक आपने इसका आंसर या राइट ऑप्शन आपने सोच भी लिया होगा। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक या भाषा का शिक्षण। तो जो इसका राइट आंसर है वो है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, कभी भी रट्टे की बात नहीं करता है कि आप चीज़ों को रटें, चीज़ों को क्रैम करें। वो कहता है कि आप सीखें, आप करके चीज़ों को सीखें। तो जब तक आप भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप कोई भाषा को नहीं सीख सकते हैं। तो जो आपका राइट आंसर है पे हो जाएगा वो है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो आपके भाषा का शिक्षण, देखिए शिक्षा या लिखने पढ़ने की बात तो एनसीएफ कभी करता ही नहीं है। एनसीएफ का जो मेन मोटो है कि जब तक बच्चा खुद करके सीखे, उसको नेचर में आके सीखे, लोगों के बीच में आके सीखे, तो बच्चे को असली ज्ञान होता है। पाठ पुस्तक तो कुछ है ही नहीं है, और ग्रामर से कभी आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। ग्रामर से केवल कुछ चीज़ों को सीख पाएंगे, आप संपूर्ण ज्ञान नहीं ले सकते हैं। तो जो आता है आपका जो राइट आंसर है वो है 6th का ए, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती है तो वह, सुलेखा जब बच्चों से बात करती है तो वह सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, बच्चों का समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए एक परिवेश दे रही है, ये भी बच्चों को वाचाल बना रही है। वाचाल मतलब जो बहुत बोलता हो। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब इसको आप अपने रियल लाइफ में लेके सीखिए, सोचिए, तो अब इसका बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे रटने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि सीटेट के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं। आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन अप्लाई करना होगा, दिमाग अप्लाई करना होगा, और आप ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे आसानी से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए एक सही परिवेश दे रही है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए
प्रवेश दरी यानी 7th का सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि सुमन जो है, सुमन एक लड़की है कि बचपन से गुजराती बोल समझ लेती है, मतलब बचपन से उसको जो गुजराती है उसको बोलनी और समझनी आती है। वह विद्यालय भी नहीं जाती है। यह उदाहरण है, मतलब सुमन एक बच्ची है और जो बचपन से उसको गुजराती जो है बोलनी आती है और समझनी आती है, लेकिन वो कभी विद्यालय नहीं गई। तो यह उदाहरण है सुमन की प्रतिभा का, या भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का, या भाषा अर्जन का। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का, या भाषा अर्जन का। तो फ्रेंड्स जो 8th का राइट आंसर है वो है 8th का डी यानी भाषा अर्जन का। आपके सारे विकल्प यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो 8th का जो डी है वो आपका सही आंसर है। आपका फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके स्टार्ट करने से पहले कुछ आपसे बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोगों को शायद पता हो ना पता हो कि इसी चैनल पे एक विकास सर हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो अगर आपको उन वीडियो को देखना है तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री का फोल्डर मिलेगा और वहाँ से आप सारी वीडियो को देखकर उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मे भी हो सके उससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिले। और वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बेल को ज़रूर प्रेस करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पाठ्य पुस्तक की भाषा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपके हैं कि बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, या फिर अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन को हटाना सीखना होगा कि कौन सा ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर एक भी आपका ऑप्शन अगर हटता है तो मतलब आपके यहाँ पे एक विकल्प कम हो जाएंगे और आपको आंसर फाइंड आउट करने में बहुत आसानी होगी। तो आपका जो डी ऑप्शन है अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, तो ये तो एकदम गलत बात यहाँ पर है। और तत्सम प्रधान भी नहीं होनी चाहिए और ना ही आपकी तद्भव प्रधान होनी चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर वो है फर्स्ट, यानी बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो 9th का जो ए है वो राइट आंसर है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट में वाइगोस्की से, पियाजे से, इनसे एक नए क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। तो इनको देखना होगा यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या है, इसका ऑप्शन क्या है। तो भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। तो आपके जो विकल्प यहाँ पर वो है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, या कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूं कि भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, या कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 8th का बी, यानी समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर। तो बता दो आपको इसके बारे में कि जो वाइगोस्की महोदय हैं, इन्होंने वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, यानी वाइगोस्की ने सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी दी है। और बता दो कि ये रशिया के रहने वाले थे, यानी ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने क्या बताया कि जो बच्चा होता है वो आपसे मेल जोल से, स्कूल से, परिवार से, मित्र से, समाज से व संस्कृति से भाषा को सीखता है। और जो जीन पियाजे और वाइगोस्की का जो आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो वाइगोस्की ने क्या कहा है कि पहले भाषा आती है और विचार आपके बाद में आते हैं। लेकिन इसी तथ्य में जीन पियाजे ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि पहले विचार आते हैं और आपके भाषा बाद में आती है। और साथ में बता दो कि वाइगोस्की ने आपके इंपॉर्टेंट 3 एस्पेक्ट्स दिए थे आपके, वो कौन कौन से हैं। वो आपका है, एक है सामाजिक संपर्क है, दूसरा आपका संस्कृति है, तीसरा आपकी भाषा है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सोशल इंटरेक्शन आपका है, यानी कल्चर है, या फिर आपकी लैंग्वेज है। और वाइगोस्की के अनुसार भाषा जो है एक टूल की भांति है, लैंग्वेज हेल्प करती है विचार के डेवलप होने में। और इन्होंने साथ में MQ दिया है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और साथ में इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को मतलब बताया है। इन्होंने साथ में MQ को बताया है कि मोर नॉलेजेबल अदर्स को बताया है, और साथ में इन्होंने प्राइवेट स्पीच को बताया है। अच्छा बता दो फ्रेंड्स आपको कि प्राइवेट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लास्ट टाइम में सीटेट के क्वेश्चन में पूछा भी गया था। तो देखिए प्राइवेट स्पीच होती क्या है कि अ चाइल्ड टॉक्स टू हिमसेल्फ टू गाइड हिज ओन थॉट्स। मतलब आपने देखा होगा कि बच्चों की आदत क्या होती है कि खुद से बड़बड़ करते रहते हैं, आपस में बात करते रहते हैं, लेकिन वो बात जरूर करते हैं, अपने मन से आपस में बात करते हैं, खुद से बात करते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं कि वो कुछ फालतू बात कर रहे हैं, मतलब अपने आप को गाइड कर रहे हैं, सेल्फ टॉक कर रहे हैं, उनकी वो प्राइवेट स्पेस कहलाती है। कि अपने आप से बात करना भी कि अच्छा ये करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा,
तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, जिसमें बच्चा खुद को गाइड करता है, तो खुद से नहीं स्वयं से बात करता है। तो ये था प्राइवेट स्पीच के बारे में। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाले बेल को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, राम राम, वंदे मातरम।